गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे थे। उसमें कक्षा 8 में यह चैप्टर नंबर 9 है। तो इससे पहले कक्षा 8 में हम लोग क्या देखे थे कि अंग्रेज़ों के द्वारा और उस समय कुछ भारतीयों के द्वारा भारत में शिक्षा के सुधार के संबंध में क्या किया गया, उस समय भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में पढ़े थे। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, महिलाएं एवं जाति और सुधार, यानी सामान्य अर्थ में कहिए कि जो भारत में धर्म सुधार हुआ या जो महिलाओं के लिए सुधार कार्यक्रम चलाए गए थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले एक बात है कि ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और उसका तैयारी करना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब तक जितने भी एनसीईआरटी के ज्योग्राफी या हिस्ट्री जो पढ़ाए हैं उन सब का जो वीडियो है उसका प्लेलिस्ट आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियाँ स्कूल जाती हैं। यह देखिए, ज़्यादातर मतलब कि आज भी सभी नहीं जाती हैं। उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है, यानी कि अब लड़की कानूनी रूप से कब कितने उम्र में शादी करने लायक होती है तो 18 साल और लड़के 21 वर्ष। लड़कियां 21 वर्ष, लड़के 18 वर्ष। और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। अब तो यह भी आ गया है कि अम्बेडकर बालिका विवाह योजना है, अगर कोई कास्ट है और वह किसी अदर कास्ट वाले लड़के या लड़की से शादी करती है तो उनको 2.5 लाख रुपया कैश के रूप में मिलता है। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डालती हैं। भारत में एक आदमी एक वोट है, महिला हो या पुरुष हो सबके वोट का वैल्यू बराबर है। और चुनाव भी लड़ सकती हैं। तभी तो देखिए, सोनिया गांधी विपक्ष की नेता, सुषमा स्वराज, सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार लोकसभा के अध्यक्ष थी। इससे पहले सुमित्रा महाजन लोकसभा के अध्यक्ष थी। यानी अब महिलाएं राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती है। ऐसा अभी भी आम है कि उसके जो माता पिता हैं या दादा दादी हैं वही बच्चे की शादी या बच्चियों की शादी कहीं फिक्स कर देंगे। कहा जाता है कि वह अरेंज मैरिज है, परिवार के टिकाऊपन के लिए आवश्यक है। दुख की बात है कि देश में ही जब नौकरी के लिए या किसी पेशा के लिए कहीं भी ट्रेनिंग खोजना पड़ता है पहले कि आप भाई ट्रेंड हो, कुछ अनुभव है, और शादी इसी तरह से किसी दो व्यक्ति को जो किसी न देखा न जाना न सुना और एक दूसरे को बांध दिया जाता है कि चलो भाई तुम लोग रहो, अब जिंदगी भर इसी तरह से रहो। तो आगे देखते हैं। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पिता की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। जैसे यहाँ यह पिक्चर देखिए, यह क्या है, तो यह सती प्रथा जो होता था जिसमें अगर किसी का पति मर गया उसके पत्नी को भी उसके साथ ही जला दिया जाता है, उसी का यह एक पेंटिंग है, यानी कि यह पिक्चर बनाया गया है। सती या बाल, यह देखिए यहाँ पर बालथाजर साल्विन द्वारा बनाया गया एक चित्र है 1813 का। इसमें इसका पति मर गया है और ये जो औरत है इसको भी लोग ज़बरदस्ती इसमें जलाने के लिए धकेल रहे हैं और कहा क्या जाएगा कि यह सती प्रथा है। और चारों तरफ से लोग देखिए लाठी डंडे लेकर खड़े हैं कि कहीं यह भाग न जाए। तो लोग कहते हैं कि शौक से वह औरत पतिव्रता थी इसलिए सती हो गई। लेकिन क्या ये औरत पतिव्रता है उन कहने वालों की नज़र में? क्या ये स्वेच्छा से जा रही है कि लोग जबरदस्ती मारपीट कर इसको अंदर जलाने के लिए धकेल रहे हैं? इसमें भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से यह एक है। सती प्रथा को पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता था। पूर्वी यानी भारत की बात हो रही है। तो सती यह बालथाजर साल्विन द्वारा बनाया गया एक चित्र है। आगे बढ़ते हैं।
इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ है सदाचारी महिला। संपत्ति भर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं को की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी, यानी कि उसका पति मर जाएगा। अब सुनिए, पढ़ने के कारण उसका पति मर गया। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे कि भगवान ने इनको बनाया है और बाकी किसी को और को तो तीसरे किसी ने बनाया होगा। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियों जैसे प्रायः वैश्य कहा जाता है उनका स्थान आता था। यानी कि ये लोग भी अपना स्वेच्छा से कहते थे कि चलो भाई ब्राह्मण और जो क्षत्रिय है उसके बाद अब हमारा नंबर है। वैसे यह भी खुश क्यों? क्योंकि इनके भी पीछे कुछ था, इसलिए यह खुश, चलो भाई हम सबसे नीचे तो नहीं हैं। फिर काश्तकार, बुनकर और कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियाँ थी जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे। यानी कि कोई ना करे वो इन लोगों से करवाओ, अभी मन से करे या जबरदस्ती करे, लेकिन उनको करना तो है ही। यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियाँ निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। तभी तो हम लोग क्या सुनेंगे, बहुत सारे आंदोलन, मुख्य रूप से कश्मीर में मंदिर में प्रवेश करने के लिए, केरल में मंदिर में प्रवेश करने के लिए आंदोलन, इस तरह के पूरे देश में रंग बिरंग के आंदोलन चले थे। और उसके बाद आज का भारत देखिए, जो आज़ाद भारत हुआ तो एक आदमी एक वोट दिया और उसके बाद में कहा गया कि हम भारत के लोग, यानी कि भारत का जितना भी व्यक्ति है सब समान है, कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव, कोई छुआछूत कुछ नहीं है। आर्टिकल 17 इसलिए लाया गया है कि कोई एक दूसरे को यह ना कहे कि हम तुमसे यहाँ तुम्हारे यहाँ खाना नहीं खाएंगे या हम पानी नहीं पिएंगे, हम इस घाट से तुमको पानी ले जाने नहीं देंगे। ये सर जो एबोलिश मतलब छूत जो थी उसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया। फिर आर्टिकल 18 इसमें है कि विशेष जो उपाधि किसी को नहीं दिया जाएगा, यानी कि ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। और 17 में कि किसी के साथ आप लोग भेदभाव नहीं कर सकते हो कि वह खराब है हम अच्छे हैं, ये सब बातें। इससे क्या होगा कि देश में इक्वलिटी, समता, समानता आदि लाने की व्यवस्था की गई। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम, जब इतना कष्टकारी जिंदगी हो जाएगा, किसी भी को भी आप एक सीमा तक ही दबा कर रह सकते हो। किसी मान लीजिए गुब्बारा है, उसको कितना उसमें हवा को उतना ही जितना कि वह बर्दाश्त करे। अगर एक दिन आएगा कि वह गुब्बारा भी फूट जाएगा, वही होगा। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिस से और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। यानी कि जब अंग्रेज आए, और भारत में तो प्रेस लाने का श्रेय किसको है, तो पुर्तगालियों के है। ये लोग आए तो ये लोग जो पश्चिम की जो शिक्षा थी उसको यहाँ के लोगों को भी बताया, दिखाया। जब पेपर आएगा, पुस्तकें आएगी, अखबार, पत्रिकाएं, तो लोग तो देखेंगे ही, पढ़ेंगे ही। कुछ यहाँ की जो जनता थी वह पढ़ भी चुकी थी। अब क्या होगा, बगावत होगा। यह चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों यानी मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखा गया प्राचीन काल का लिपि था के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थी, जिनके बारे में हम लोग कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। उसका वीडियो है, लिंक में देख लीजिएगा। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे क्योंकि वो सस्ता हो गया है और सर्व सुलभ है। कोई व्यक्ति हाथ से ही किसी किताब का नकल करेगा तो उसको लिखने में सालों लग जाएंगे। अब प्रेस आ गया था तो जल्दी जब झटपट एक किया, उसके हज़ारों प्रतियां तैयार हो रही थी। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी।
ये चर्चाएं आम जनता तक अब पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। यानी अब जैसे जिस तरह से लोग टीवी में लाइव डिबेट देखते हैं उसी तरह नया नया पेपर आया होगा, उसमें भी लाइव डिबेट उसका क्रेज रहा होगा कि अब ये गजब खोज हो गया है, अब तक की सबसे महान खोज। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन राय इसी तरह के एक सुधारवादक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है। तो हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, राजा राम मोहन राय, उसके बारे में हमने भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको भारत के जितने भी धर्म सुधारक आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं उनके बारे में, उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसका डिटेल में वर्णन किया गया है। तो यूट्यूब चैनल में खोजिएगा, मिल जाएगा। आगे देखिए, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया, यानी कि पहले यह सभा था, बाद में समाज हो गया। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था, अब उनका क्या विचार था तो देखिए कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। यानी इन लोगों का कहना क्या था कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो राजा राम मोहन राय का भी यही कहता है ना कि जो पहले का जो हम लोगों में जो कमी है यहाँ की धर्म में, संस्कृति में, समाज में, उसको त्याग कर जो नया है उसको स्वीकार कर लीजिए। कि आप बता सकते हैं कि जब किताबें, समाचार पत्र और पर्चे आदि छापने की तकनीक नहीं थी उस समय सामाजिक रीति रिवाजों और व्यवहारों के बारे में किस तरह चर्चा चलती होगी। तो वही संगोष्ठी होगा, 10-20 व्यक्ति मिल बैठकर बैठेंगे किसी मंदिर के नीचे, किसी बड़े विशाल पेड़ के नीचे, किसी गांव के सामुदायिक जगह पर, वहीं पर बातचीत हो सकेगी। यानी कम्युनिकेशन का जो जरिया है वह सीमित होगा। आगे देखिए, यह राजा राम मोहन राय जी का पिक्चर है, बहुत खाए पिए लगते हैं। आगे देखते हैं, राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। यानी देखिए, पश्चिमी शिक्षा मतलब जो यहाँ पर त्यागने की बात करेगा, यानी कि वह पश्चिमी शिक्षा को एब्जॉर्ब करेगा। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी। आज भी वही है। भगवान ने दो ही धर्म बनाए, एक मानव में क्या है, एक पुरुष है और एक महिला है, और दोनों को भगवान ने 50-50% ही बेटे से दिया। लेकिन महिलाओं को अधिक अधिकार दिया कि वो बच्चे जन्म कर सकती हैं, लेकिन पुरुष तो नहीं कर सकते, पुरुष कमज़ोर हैं। लेकिन दुख की बात है कि वह उनका जो मजबूत पक्ष था वही उनके लिए पुरुषों ने क्या किया, कह दिया कि भाई आप तो कमज़ोर हो गए हो, आप शरीर की दृष्टि से कमज़ोर हो, इसलिए उनको दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया। बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई थी। ये बात भी सही है। भारत में विधवाओं को जलाने या पर्दा प्रथा ये सब कब आया? यह बात है मोहम्मद बिन कासिम जब पहली बार किसी अरब कि जो योद्धा कहिए या विजेता कहिए या आक्रामक कहिए या लुटेरा कहिए, जिसने भारत के जो क्षेत्र है इसको लूट लिया या उस पर नियंत्रण कर लिया, तब क्या होगा? यहाँ के राजे रजवाड़े हार गए। जब हार जाएंगे तो पुरुष थे तो वो तो मारे जाएंगे युद्ध में, लेकिन जो महिलाएं बची, जो लड़कियां बची, उनका क्या होगा? सैनिक है, सैनिक तो क्या होते हैं जानते ही हैं, पहले भी बहुत बुरा हाल होता था। तो महिलाओं को जो उसके बाद की जो गंदी जिंदगी है उससे बचाने के लिए भारत में एक तरह का ये लोग क्या हुआ कि सेफ्टी टैंक के तौर पर कोशिश किया गया था कि ताकि वह जो बची हुई महिलाएं हैं जिनका पति मर गया है वह किसी दुश्मन के हाथ में न चलाए, इसीलिए पर्दा प्रथा शुरुआत हो गया था। लेकिन समय के साथ यह कर्मकांड के रूप में बदल गया और अब जो किसी का पति ऐसे भी मर रहा है तो उसको भी जबरदस्ती अब जला दिया गया।
आरंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राममोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ देखिए राजा राम मोहन राय का यह जो पिक्चर है रेमब्रांड पील द्वारा बनाया गया है, रेमब्रांड पील द्वारा। आगे देखिए राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद में सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। यानी बताते थे कि देखो वेद में कहाँ लिखा हुआ है और आजकल तुम लोग कहते हो कि है, पहले नहीं है, मतलब कि बाद में यह मिलावट है। यहाँ देखिए कुछ झूला झूला है, देखते हैं क्या है। कुंडों पर झूलने का त्यौहार। इस लोकप्रिय त्यौहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह के कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में कुंडा भेद कर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की तो इस त्यौहार की खास तौर से आलोचना की गई थी। थोड़ा एक बार और सी पिक्चर देखते हैं। यहाँ देखिए इसमें किसी व्यक्ति है उसका शरीर का जो चमड़ा होगा उसी में रस्सी को छेद करके बांध दिया जाएगा और इस तरह से झूला झूला जाएगा ताकि आप यहाँ पर कष्ट सह लो। तो जब आप जाओगे ऊपर नरक लोक या स्वर्ग लोक में तो वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पर आपको दुख कम होगा। कुछ उस समय का राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। उसी में से एक पर्चा है देखिए। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक हैं और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण देखिए। पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं। यानी सती प्रथा कैसे है, जो सती प्रथा के जो समर्थक हैं, यहाँ देखिए जो औरतें पहले जिनका पति मर जाता था तो औरतों को भी ज़बरदस्ती जला दिया जाता था या स्वेच्छा से भी जल जाती थी। वो क्या हुआ, वो सती का है घटना। जो सती के पक्ष में समर्थक है ये क्या कहेंगे देखिए। औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उनके साथ जाने की कामना करने लगती है, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग न जाए इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं ताकि कहीं अगर उनका इच्छा हो कि बदलने जाए, भाग जाने का, तो न भाग पाए। दूसरा, सती के विरोधी क्या बोलेंगे कि आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया। रजिया सुल्तान भी महिला थी, झांसी की रानी भी महिला ही थी, रानी रुद्रमा काकतीय डायनेस्टी की महारानी कहिए वो भी महिला थी। क्या उन लोगों ने अच्छी तरह से शासन न किया। सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें भी महिलाओं का जो पिक्चर मिलता है, जो मूर्तियाँ हैं, जो एक साबित करता है कि यह मातृसत्तात्मक ही समाज था। ऋग्वेद में भी महिलाओं का वर्णन है। जो सीता, जो भगवान राम की पत्नी, क्या उन्होंने के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने धनुष को उठा लिया था। तो क्या कमज़ोर थी कि धनुष उठा ली हुई थी। अब शादी उसी से होगा जो वह धनुष उठा ले, तो उस उठाने के लिए कोई ना मिल रहा था। अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण न कर पाए तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं, परंतु औरतों को तो मौका ही नहीं दिया जाता था। परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो, बताओ। सोचने वाली बात है। आगे देखिए कुछ गतिविधियां दिया हुआ है। ये संवाद 175 साल से भी ज़्यादा पहले के हैं। आपने भी अपने आसपास महिलाओं के महत्व और क्षमताओं के बारे में तरह तरह के तर्क सुने होंगे। उन्हें लिखें और देखें कि तब और अब की दलीलों में क्या फ़र्क आया है। आज पर भी तो इसी तरह के दलील दिए जाते हैं।